Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today is the first lecture of the subject metabolism of nutrients. We'll start the subject by our first topic, digestion and absorption. First we'll learn about digestion, absorption, and then we'll start learning about metabolic processes. So let's start by digestion. What is digestion? Digestion is simply breaking down a food to get nutrients for life and health. So the first of all is the principle of change. Body cells cannot use food as it is eaten. Food must be changed into simpler substances for absorption and then into even simple substances that cells can use to sustain life. Preparing food for body's use involves many steps including digestion, absorption, transport and metabolism. So सबसे पहली बात ये कि हमें खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है. तो अब फूड हम उसको इसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, हमें फूड को ब्रेक डाउन करना होता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद एब्जॉर्ब होने के लिए और फिर उसके बाद भी वो इवन सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है ताकि एनर्जी मिले और लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस के लिए न्यूट्रिएंट्स मिले. तो उसके लिए डाइजेशन ज़रूरी होती है. तो डाइजेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें फूड की ब्रेक डाउन होती है ताकि हम न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर सकें. तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं. सबसे पहले डाइजेशन आता है, फिर एब्जॉर्प्शन आता है, फिर ट्रांसपोर्ट आता है और फिर मेटाबॉलिज्म आता है. तो यही सब हम आहिस्ता इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. डाइजेशन पढ़ेंगे कि डाइजेशन कैसे होती है, फिर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, किस तरीके से वो ब्लड के ज़रिए से किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सेल्स में, और फिर सेल्स में उनका क्या मेटाबॉलिज्म होता है. तो डाइजेशन में फूड की ब्रेक डाउन होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है. तो ये है डाइजेशन. नेक्स्ट इज दीज आर ऑल द डेफिनेशंस: डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म. डाइजेशन क्या है? सिंपली फूड की ब्रेक डाउन होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ताकि न्यूट्रिएंट्स रिलीज हों और फिर बॉडी उनको एब्जॉर्ब करे. एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स सेल्स में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स सेल में लिए जाते हैं जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं वो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स पास ऑन हो रहे होते हैं, सेल्स वो न्यूट्रिएंट्स अपने सेल के अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर से एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजता है. ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अनदर. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से, लिम्फेटिक सिस्टम है आपका, ब्लड सिस्टम है, इसके ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ वास्ट नंबर ऑफ केमिकल चेंजेस इन द सेल that ultimately produce the materials that are essential for energy, tissue building and metabolic controls. तो अब ये क्या है? सेल के अंदर काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं जो फिर जिनके रिजल्ट से बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, टिश्यूज़ बिल्ड होते हैं, नए टिश्यूज़ बिल्ड होते हैं और मेटाबॉलिक कंट्रोल्स मतलब डिफरेंट आपके लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस जो हैं वो जारी किए जाते हैं. So these are the definitions of digestion, absorption, transport and metabolism. ये digestive system है starting from the mouth till rectum. These are salivary glands. The food goes through the mouth, then through the salivary glands. Salivary glands saliva produce करते हैं. Teeth जो है फूड को मैस्टिकेट करता है, ब्रेक डाउन करता है और इस तरीके से फूड बन जाता है, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, एक मैस्टिकेटेड फॉर्म फूड की. वो एसोफेगस से गुजरता है, देन इट गोज़ टू स्टमक. स्टमक में वो दोबारा और स्टमक उस बोलस को चर्न करता है और एक काइम बना देता है, पतला थिक सा लिक्विड बना देता है. यहाँ से वो आता है
लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में पेनक्रियास की सिक्रीशन आती हैं, गॉल ब्लैडर्स की सिक्रीशन आती हैं, और इन सिक्रीशंस में सारे के सारे एंजाइम्स होते हैं, और यहाँ पे आपका सारा का सारा फूड जो है, इधर आपका सारा का सारा फूड जो है डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब होता है। फिर यहाँ से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ फूड अब्जॉर्ब होता है, बाकी का सारा एक्सक्रीट हो जाता है। दैट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन में दो टाइप्स की डाइजेशंस होती हैं, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है उसमें फूड फिज़िकली ब्रेक डाउन होता है, और ये आपका फिज़िकली मतलब जो हमने बाइट लिया होता है वो और छोटा होता है, ठीक है, और बिल्कुल जो जितना फिज़िकली वो छोटे साइज़ का हो सकता था उतने साइज़ का फूड का पार्टिकल छोटा कर देते हैं, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन आपकी माउथ से शुरू होती है, जिसमें आपके टीथ उसको च्यू करते हैं, टीयर करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मैश करते हैं और स्लाइवरी ग्लैंड्स के साथ मिक्स करते हैं। दैट्स योर मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो होती है उसमें सिंपली जो फूड के जो छोटे पार्टिकल्स थे उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स आइसोलेट किए जाते हैं, और इसमें केमिकल डाइजेशन आपकी, और ये होते किसके ज़रिए से, एंजाइम्स के ज़रिए से, एंजाइम्स इनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन आपकी शुरू होती है माउथ, ये भी माउथ से शुरू होती है, जब फूड स्लाइवा के साथ मिक्स होता है, स्लाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो इसमें आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं ताकि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स ब्रेक डाउन हो सकें। दैट सिंपली अ फूड। फिजिकल डाइजेशन होगी कि इसके डिफरेंट बाइट्स बना के उनको छोटा और काटा जाता है, ठीक है, और बिल्कुल छोटा कर दिया जाता है। फिर वो जो छोटे पार्टिकल्स हैं, केमिकल डाइजेशन ये होगी कि एंजाइम्स यहाँ आके इन सबको ब्रेक डाउन करते हैं, लॉन्ग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का एक एस्पेक्ट है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। ये शुरू होता है आपका माउथ में, और इसमें आपकी हेल्प करते हैं मसल्स और नर्व्स। मसल्स और नर्व्स कहाँ हेल्प करते हैं? मसल्स और नर्व्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की वॉल्स में होते हैं, ठीक है, और ये मिल के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल्स के अंदर मूवमेंट लेके आते हैं ताकि फूड एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सके। ये जो रिस्पॉन्स है ये ऑटोमेटिकली इनेबल होता है जब हम फूड स्वालो करते हैं। जैसे फूड स्वालो होता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी स्टार्ट हो जाती है, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो फूड आपका स्टमक से एसोफेगस में जाता है, और फिर एसोफेगस से माउथ से एसोफेगस में जाता है, और फिर एसोफेगस से स्टमक में जाता है, और फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो मूवमेंट ऑफ फूड है एक जगह से दूसरी जगह को जाना, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी के ज़रिए से होती है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी कैसे होती है? थ्रू मसल्स एंड नर्व्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मसल्स के बारे में अगर हम देखें तो मसल्स जो होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उनकी लेयर्स होते हैं डिफरेंट, स्मूथ मसल्स की लेयर्स होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और मूवमेंट लेके आती हैं। अब इनमें जो मूवमेंट होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है मसल टोन या टॉनिक इंटरेक्शन, दूसरी होती है पीरियोडिक मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो मसल टोन या टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ये क्या करती है? ये इंश्योर करती है कि कॉन्टीन्यूसली फूड एक जगह से, वो जो फूड मैस है, बोलस है या काइम है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता जाए, मतलब उसकी मूवमेंट होती जाए एक जगह से दूसरी जगह। ये जो और फिर जो पीरियोडिक मसल कंट्रैक्शन होती है वो रिदमिक वेव्स होती हैं, वो वक्फे से इंटरवल के साथ वेव्स आती हैं जिनसे फूड जो है मैस आपस में मिक्स भी होता है और मूव भी करता है। इन दोनों मसल मूवमेंट्स को या कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस को जिससे फूड आगे जाता है, इन दोनों को मिला के हम इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस का मतलब होता है अराउंड, स्टाल्सिस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो इन दोनों मूवमेंट्स को मिला के हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसको मैं आपको एक डायग्राम से भी समझाती हूँ। ये जो मोटिलिटी है इसमें आपकी होती क्या है? पेरिस्टाल्सिस और सेगमेंटेशन हो रही होती है। मतलब ये है कि ये जो फूड बोलस आपका मूव करेगा, दैट्स एक्चुअली योर पेरिस्टाल्सिस, ठीक है।
Motility itself क्या है? Motility is a term used to describe the contraction of the muscles that mix and propel contents in the digestive tract. Simply फूड contents आपस में मिक्स भी होते हैं या आपस में खुद ही मिक्स होते हैं और फिर आगे मूव करते हैं, इसको हम मोटिलिटी कहते हैं. वर्क कैसे करती है? पेरिस्टालसिस के ज़रिए से, जिसमें प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं और शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के, जो ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे आपकी मोटिलिटी होती है. ये इस तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ. ये सेगमेंटेशन है आपके, जो जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे होंगे, ये डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के. इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डिफरेंट इसी तरीके के सेगमेंट्स बने होते हैं, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, तो ये जो एक सेगमेंट के अंदर फूड आपस में मिक्स होता है और फिर आगे जाता है, दैट्स योर सेगमेंटेशन. और फिर फूड का मूव होना पूरे के पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, दैट्स पेरिस्टालसिस. ये सेगमेंट से डिफरेंट. तो आपकी और ये टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं. ठीक है, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस में आपस में ये सेगमेंट्स जो हैं जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फूड आगे जाता है. टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो आपस में सेगमेंटेशन, अलग अलग सेगमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है और इस तरीके से पेरिस्टालसिस होती है. फूड मिक्स कैसे हो रहा है सेगमेंट्स में? ये डिफरेंट सेगमेंटेशन है. यहाँ से यहाँ जाएगा फूड, सिंपल एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाता है और फिर रुकता है वो. तो उसमें होता क्या है, एक सेगमेंट के अंदर खाना जाता है, थोड़ी देर रुका रहता है. यहाँ पे डिफरेंट साइट्स बनी होती हैं. फॉर एग्जांपल विटामिन ए की साइट यहाँ पे अब्जॉर्ब करने की है, विटामिन बी की यहाँ पे. जब खाना यहाँ पे रुकेगा तो विटामिन ए यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से खाना इधर आएगा तो यहाँ से विटामिन बी अब्जॉर्ब हो जाएगा. तो पूरे के पूरे स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रैक में या डिफरेंट जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन टू, तो उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं. उसमें खाना आके रुक जाता है थोड़ी देर, यहाँ से खाना साइडों से अब्जॉर्ब होता है और उसके बाद अगले सेगमेंट में जाता है. फिर यहाँ से बाकी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, फिर उससे अगले सेगमेंट में चले जाते हैं. फिर टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. एक सेगमेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करके खाना अगले में चला जाता है तो दैट्स कॉल्ड टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा, और इसमें एक और भी चीज़ होती है, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती हैं वो स्फिंक्टर्स के ज़रिए से सेपरेट हुई हुई होती हैं. मतलब जैसे आपका एसोफेगस का स्फिंक्टर है, इसी तरीके से स्टमक का स्फिंक्टर है. तो वो डिफरेंट आपके जो वॉल्स बने होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि खाना कितना कितना जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, दैट्स टॉनिक थ्रू टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन. और ये मिला के जो है आपका फूड जो है जो आगे चले जाता है उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं. ये आपका पेरिस्टालसिस है, फूड का मूव करना. ये आपकी रिदमिक सेगमेंटेशन है, जो डिफरेंट आपका सेगमेंट्स बने हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के. और आपकी टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यही है कि आपका पेरिस्टालसिस में इन दोनों की मदद से आपका फूड आगे पास ऑन होता है. ठीक है, और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है एक एक मसल की जो अलग से कॉन्ट्रैक्शन होती है आपस में. आपकी पेरिस्टालसिस एसोफेगस से शुरू होती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है. आपकी जो रिदमिक सेगमेंटेशन है वो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की हुई होती है. और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन जो है बेसिकली वो आपके स्फिंक्टर्स और वॉल्स वगैरह हैं जिनमें आपस में खाना मूव होता है और वो स्पेसिफिकली टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा खाना वॉल्स के ज़रिए से आगे जाता है. पेरिस्टालसिस क्या होता है? सिंपली मूव प्रोपल्जन के ज़रिए से, मतलब फोर्स के ज़रिए से आगे फूड को मूव कराया जाता है. रिदमिक सेगमेंटेशन में खाना मिक्स होता है आपस में. और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन में आपका ये होता है वॉल्व वाला फंक्शन के कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई होती है, जिससे आहिस्ता 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 तरीके से खाना जो है वॉल्व के ज़रिए से आगे जाता है. तो इस सब की मिक्सचर से आपके डाइजेशन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में मोटिलिटी प्रोड्यूस होती है. देन कम्स नर्व्स. स्पेसिफिक नर्व्स regulate muscular action along the gastrointestinal tract. A complex network of nerves in the gastrointestinal wall called the intramural nerve plexus extends from the
एसोफेगस टू एनस। तो हो क्या रहा होता है कि स्पेसिफिक नर्व्स होती हैं, ये जो जितने भी मैंने आपको मस्कुलर एक्शंस बताए, जिसमें जैसे टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, इनमें ये सब के सब जो है नर्व्स के ज़रिए से होते हैं। नर्व्स स्पेसिफाई करती हैं कि अब रुकना है, अब मसल्स मूव करने चाहिए, अब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, अब प्रोपल्जन होनी चाहिए। तो ये सब जो है नर्व्स हेल्प कराती हैं, रेगुलेट कराती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं ये 3 चीज़ें करती हैं। एक तो क्या करती हैं, कंट्रोल कर रही होती हैं जो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल है उसके मसल्स की टोन को कंट्रोल कर रही होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर रही होती है। दूसरा क्या करती हैं, दे रेगुलेट द रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये क्या करती हैं, ये जो ऑल्टरनेटिंग मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनकी इंटेंसिटी को भी और कितनी बार होंगी उसको भी, मतलब कितना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगी वो। जैसे स्टमक है, स्टमक में बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होती है ताकि खाना, ब्लेंडर जैसे आपका चलता है तो ब्लेंडर में फोर्स होती है तो फूड पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरीके से इंटेंसिटी और फिर रेट के कितनी ज़्यादा बार कंट्रैक्शन होगी, कितनी बार जो आपके मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तो वो दोनों ये कंट्रोल करती हैं। और फिर ये सारी की सारी जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जैसे सेगमेंटेशन है, पेरिस्टाल्सिस है, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये सब जितनी भी मूवमेंट्स हैं इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट कराती हैं ताकि इनकी मूवमेंट्स इस तरह की हों कि खाना इजीली एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। जब इन मूवमेंट्स में आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होती तो इस तरह के मसले शुरू होते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स, खाना वापस एसोफेगस में अगर चला जाए, ठीक है, दैट्स योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स। तो इन मूवमेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होनी ज़रूरी है ताकि खाना प्रॉपर्ली आगे जाए और प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो। तो अगर इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी और खाना ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, बहुत फास्ट मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर्ली दे नहीं हैं, तो क्या होगा कि खाना इतनी जल्दी आगे चला जाएगा कि इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को मौका नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब तभी होते हैं जब वो हर सेगमेंट में थोड़ी देर के लिए खाना रुकता है, तो वहाँ से एंजाइम्स और फूड कंपोनेंट्स पिक कर लिए जाते हैं, एंजाइम्स उनको पिक कर लेते हैं और उनको अब्जॉर्ब करा देते हैं, तो वो नहीं होगा। व्हेन ऑल इज़ वेल, these finely tuned movements flow together like those of a great symphony without conscious awareness. However, when all is not well, the discord is felt as pain. जैसा मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर मूवमेंट्स होती हैं तो आपस में सारा कुछ जो है इजीली कोऑर्डिनेटेड होता है, लेकिन अगर नहीं होगा कोऑर्डिनेटेड आपस में तो आपको पेन फील होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जब डायरिया हो जाता है या आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स हो जाता है, इस तरह से। तो ये सब कोऑर्डिनेशन जो है, मसल की मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन, ये नर्व्स करवाती हैं। देन कम्स योर केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में आपकी सारी की सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस आ जाती हैं। ये सब की सब जो सिक्रीशंस हैं ये 5 टाइप्स की हैं। सबसे पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पफराइंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पफराइंस जो होते हैं वो पीएच कंट्रोल करते हैं, मतलब एसिडिटी या अल्कलिनिटी कंट्रोल करते हैं फूड की और काइम की। और अगर नहीं करेंगे, पीएच अगर नहीं होगी तो एंजाइम्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। और ये आपके कहाँ होते हैं, आपके स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा एंजाइम्स जो होते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, ये स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं और ये स्पेसिफिकली इनका काम न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन होता है। फिर म्यूकस आता है। म्यूकस जो होता है वो सारे के सारे जीआई ट्रैक को लाइन कर रहा होता है और जीआई ट्रैक को वो आप कह लें लुब्रिकेट भी करता है, ठीक है। और दूसरा वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। वो जो आपका फूड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन या एसिडिक है तो उससे बचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक के अंदर HCl है, HCl इज़ एन एसिड, तो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो म्यूकस से लाइन में भी होती हैं ताकि स्टमक की वॉल्स को एसिड डिस्ट्रॉय ना करे। इसी तरीके से बाकी सारी जगहों पे भी सिक्रीशंस होती हैं ताकि जो आपका फूड है वो लुब्रिकेटेड रहे और आगे इजीली मूव कर सके। और दूसरा जो है वो हेल्प करता है म्यूकस को बाकी सारी की सारी इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस के साथ मिक्स करने में। और तीसरा जीआई ट्रैक को प्रोटेक्ट करता है।
देन कम्स योर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो हैं ये आपकी हेल्प कर रहे होते हैं जीआई ट्रैक के अंदर जितनी भी आपकी डाइजेशन है उसको आसान कराते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको आपके जो जीआई ट्रैक में जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको टिश्यूज़ के अंदर लेके भी जाते हैं। देन कम्स बाइल। बाइल जो है वो आपकी लिवर में बनता है, लिवर स्पेसिफिकली बाइल बनाता है और फिर उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। जैसे ही फूड में जो फैटी फूड होता है, जब फूड में फैट होता है तो गॉल ब्लैडर जो है जब खाना आता है तो गॉल ब्लैडर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज़ कर देता है और इस तरीके से बाइल क्या करता है, जो खाने में जो फ़ैट है स्पेसिफिकली फ़ैट के लिए बनाया जाता है, तो जो खाने में फ़ैट है उसको वो हेल्प कराता है एब्जॉर्ब कराने में और दूसरा उसको सॉल्युबल स्टेट में लाने में, ठीक है। क्योंकि फ़ैट पानी के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और हमारा पूरा का पूरा बॉडी का मीडियम जो है वो वाटर मीडियम है, तो फ़ैट को एब्जॉर्ब करा लेने के लिए बाइल हेल्प कराता है। तो इस तरीके से वो एब्जॉर्ब होता है और ब्रेक डाउन होता है। तो बाइल हेल्प करता है उस फैट को छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने में और एब्जॉर्ब करने में। अब इंटेस्टाइनल ट्रैक के सेक्रेटरी सेल्स होते हैं और ये भी जो हैं केमिकल डाइजेशन में हेल्प कराते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लैंड्स या जो सेल्स होते हैं जो सिक्रीशंस करते हैं, ये सारी की सारी इनका मकसद ये होता है, ये स्टिमुलेट जब होते हैं, ये कैसे सिक्रीशंस करेंगे, ये सारी की सारी जब खाना होता है, जैसे ही बॉडी में खाना आएगा सारी की सारी सिक्रीशंस आपकी जो हैं होना शुरू हो जाएंगे, म्यूकस भी ज़्यादा हो जाएगा, आपका मतलब पहले ही लिब्रिकेटेड होता है बट वो और हो जाता है खाने की प्रेजेंस से। आपका जो है बाइल वो रिलीज़ होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट से भी रिलीज़ होते हैं और आपके एंजाइम्स और HCl बनता है ज़्यादा। प्रेजेंस ऑफ फूड से, नर्व इम्पल्सेस से और हार्मोनल स्टिमुलाई से। स्टिमुलाई अगर आपको कोई मिले तो तब आपके जो हैं स्टिमुलाई जो है, अब हार्मोनल स्टिमुलाई जो है ये आपका रिलीज़ करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है पेनक्रियाज में जब इंसुलिन होती है, इंसुलिन तभी सिक्रेट होती है जब उसको हार्मोनल स्टिमुलाई मिलता है कि ब्लड के अंदर शुगर हमें चाहिए होती है। जब ब्लड के अंदर शुगर होती है तो तभी आपकी इंसुलिन रिलीज़ होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपकी डाइजेशन का स्टार्ट था। हमने पढ़ा इसमें कि हमने पढ़ा कि डाइजेशन होती क्यों है, इसका मकसद क्या है। हमने डेफिनेशंस पढ़ी डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन की, एसिमिलेशन की, ट्रांसपोर्ट की और मेटाबॉलिज्म की। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि डाइजेशन होती कितने टाइप्स की है, मैकेनिकल होती है और आपकी केमिकल होती है। मैकेनिकल में हमने पढ़ा है कि आपकी नर्व्स और आपके जो मसल्स होते हैं वो मिल के काम करते हैं। मसल्स में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होती हैं जो कि होती हैं थ्रू सेगमेंटेशन एंड टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस, और ये दोनों मिल के पेरिस्टालसिस बनाती है और इनको कोऑर्डिनेट कराता है हमारी नर्व्स को। नर्व्स हमें इन सबको, इन मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कराती है। और उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल डाइजेशन, जिसके अंदर डिफरेंट आपकी सिक्रीशंस होती हैं और उनके डिफरेंट मकसद हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, म्यूकस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बाइल। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डाइजेशन फ्रॉम माउथ टिल अदर पार्ट्स। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।